गंगा एक्सप्रेसवे से जब हमारे जनप्रतिनिधि लखनऊ पहुंच रहे हैं, उद्यमी लखनऊ पहुंच रहे हैं, जनता जनार्दन लखनऊ पहुंच रही है, मैं पूछता हूं कैसा चल लगा? वे कहते हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का एक्सप्रेसवे है, शानदार। एक साथ मेरठ से बैठ रहे हैं, लखनऊ मात्र 4 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। यह स्पीड, ये केवल स्पीड नहीं है, आपके समय को कम करने का माध्यम ही नहीं है। ये स्पीड विकास की स्पीड है, ये स्पीड समृद्धि की स्पीड है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी तेज अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और जितनी तेज अर्थव्यवस्था बढ़ेगी उतना तीव्रता के साथ रोजगार का सृजन होगा, और जितनी तीव्रता के साथ रोजगार का सृजन होगा उतनी ही समृद्धि की नई ऊंचाई पर हमारा जनपद, हमारा प्रदेश और अंततः हमारा देश पहुंचेगा। बहनों और भाइयों, उसी विरासत और विकास के अद्भुत समन्वय को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लगे हुए हैं, पूरा मंच लगा हुआ है। और मैं तो आभारी हूं बुलंदशहर वासियों का। लोकसभा की दोनों सीटें आपने हमें जिता करके भेजी, सभी विधायक आपने चुनाव जिता करके भेजे, तो स्वाभाविक रूप से बुलंदशहर की आवाज आए ना आए, विकास तो हमें करना ही करना है, क्योंकि आपका कर्ज जो सो है हम पर लोगों का, उस कर्ज को ब्याज सहित चुकता करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं। जब श्री लक्ष्मी राज सिंह के साथ और श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी के साथ, श्री प्रदीप चौधरी जी के साथ, श्री सीपी सिंह जी के साथ, और हमारे जब संजय शर्मा के साथ यहां के किसान मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहब हमारी जमीन ली जा रही है, तो मैंने कहा दे दीजिए। उन्होंने कहा आप बोल रहे हैं, मैंने कहा, उन्होंने कहा हम दे रहे हैं। मैंने कहा आपको जितना आपको कंपनसेशन चाहिएगा उतना अपने आप आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। और मुझे प्रसन्नता है, यहां के अन्नदाता किसानों ने विश्वास किया, आज उनका मुआवजा बढ़ गया है और बढ़ा हुआ मुआवजा उन सबको उपलब्ध कराया जा रहा है। बहनों और भाइयों, आज जो विकास आपको दिखता है, आज आपको जो सुरक्षा दिखती है, आज जो खुर्जा की क्रॉकरी को वैश्विक पहचान मिली है, आज जो नौजवान को छात्रवृत्ति मिल रही है, नौजवान को नौकरी मिल रही है। बुलंदशहर में अभी सरदे रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर से आ रहा हूं। बुलंदशहर तो देश की सुरक्षा, यानी देश को का पेट भरने के लिए अन्नदाता किसानों की मेहनत के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक सैनिक देने वाला जनपद है बुलंदशहर। जिस गांव में जाओ कोई न कोई पूर्व सैनिक मिलेगा, सैन्य अधिकारी मिलेंगे। तो ये तो जय जवान और जय किसान का भाव सार्थक होता है हमें बुलंदशहर के अंदर, ये दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा का माहौल, ये जो समृद्धि है, ये जो विरासत है, जो ये विकास है, क्या ये 17 के पहले संभव था? 17 के पहले कभी संभव नहीं था। मैंने बताया ना, 17 में जब मैं आया था तब क्या स्थिति थी यहां पे? भय था, दहशत था। उस समय की सरकार के कुछ मंत्री अपने आप में भय और दहशत के प्रतीक बने हुए थे। बुलंदशहर की गैंगरेप की घटना में समाजवादी पार्टी के मंत्रियों के किस प्रकार के शर्मनाक बयान आए थे। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो,
मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे परिवारों ने बेटियों को पढ़ने के लिए दूर के रिश्ते में भेज दिया था या स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। व्यापारी व्यापार करने से पहले, घर से निकलने के पहले यह सोच करके निकलता था, हे प्रभु, शाम को मैं अपने परिवार का मुंह फिर से देख सकूं, मुझे इतनी ताकत देना। और उसकी मजबूरी थी, सूर्य अस्त होने के पहले पहले अपना प्रतिष्ठान बंद करके वापस घर आता था। बहनों और भाइयों, ये स्थिति थी यूपी के अंदर। हर जिले में एक माफिया, हर थाने में समाजवादी पार्टी का कोई गुंडा या उसका गुर्गा वसूली करता था। तहसीलें वसूली के अड्डे बने हुए थे। कोई सुनवाई नहीं थी, गरीब की सुनवाई नहीं थी, महिलाओं को सुरक्षा नहीं थी, व्यापारी परेशान था, नौजवान के रोजगार पर डकैती पड़ जाती थी, सिंडिकेट काम करते थे हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में माफिया की समानांतर सरकारें चलती थी। लेकिन अब मैं कह सकता हूं, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा बुलंदशहर, अब मैं कह सकता हूं, न कर्फ्यू है न दंगा है, अब बुलंदशहर चंगा है। हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे और मिला करके दिखा दिया। हम लोगों ने कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर किसी ने सेंध लगाई तो दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, सरकार ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। हम लोगों ने नौजवानों को आश्वस्त किया था कि उनकी नौकरी में कोई सेंध नहीं लगाएगा। अब हम जब कोई नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं, बुलंदशहर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। याद करिए ना, यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी, फिर से परिणाम आ रहा है नई भर्ती के, और मैं देख रहा था बुलंदशहर का नौजवान हर भर नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में वह भी सरकारी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। अब बुलंदशहर, पहले सेफई परिवार का इस पे कब्जा था और उनका सिंडिकेट ही तय करता था कि पैसा लेकर के किसकी नियुक्ति होनी है, किसकी नहीं होनी। अब कोई नहीं कर सकता। अब आपके हक पे कोई डकैती नहीं डाल सकता। आज नौजवान स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं, सीएम युवा की स्कीम है, अपना उद्यम स्थापित कर सकता है। प्रदेश की परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया गया है। नए निवेश आ रहे हैं, नए रोजगार का सृजन हो रहा है। अब यूपी बॉटम 3 में नहीं, देश की टॉप 3 इकोनॉमी में है। टॉप 3 अर्थव्यवस्था में यूपी है। बहनों और भाइयों, अब यूपी रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विभिन्न राज्यों के लिए जो पैरामीटर तैयार किए हैं, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, किसी भी वेलफेयर स्कीम में यूपी पिछड़ा राज्यों में नहीं, बल्कि अग्रणी राज्यों में नंबर 1 पर या नंबर 2 पर यूपी होता है। इसके अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं होता। हर स्कीम में यूपी आगे, हर एक को आगे बढ़ाने में यूपी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस राज्य में निवेश नहीं आता था,
आज 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उस राज्य को प्राप्त हुए हैं। लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। बहनों और भाइयों, ये तब होता है जब टीम वर्क हो, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके, डबल इंजन की स्पीड हो, तब जाके परिणाम आता है। यह हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व पूरे देश को प्राप्त हो रहा है। और उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज हम सब विरासत और विकास की इस यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 17 के पहले ऐसे नहीं था। 17 के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी। कहां जनता के लिए फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी जनता से मिलने की, कहां नौजवानों के बारे में, कहां गरीब के बारे में, कहां महिलाओं के बारे में, कहां अन्नदाता किसानों के बारे में, कहां व्यापारी और उद्यमियों के बारे में उनके पास सोच थी। पहले भी नहीं किया था और आगे भी प्रभु राम ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा कि अब वे कुछ कर सके। किया ही नहीं। आप सोचो ना, जिन गरीबों को आज राशन मिल रहा है, ये राशन 17 के पहले भी मिल सकता था, लेकिन बहनों और भाइयों उन्होंने नहीं दिया। जिन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, ये पहले भी दी जा सकता था, लेकिन नहीं दिया। आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में जिन नौजवानों को, जिन गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा मिलनी चाहिए थी, ये 2017 के पहले भी दी जा सकती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। जिनके घर में रसोई गैस का चूल्हा है, ये 17 के पहले भी मिल सकता था, लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि विजन नहीं था, समय नहीं था, काम करने की सामर्थ्य भी नहीं थी, गरीब के बारे में संवेदना भी नहीं थी, इसीलिए तो ये अव्यवस्था फैलती थी। आज तो गरीब के लिए भी है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, हर एक तबके के लिए नई नई योजनाएं हैं। याद करिए, 2007 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में 29 चीनी मिलें बंद हुई, 21 चीनी मिलें इन्होंने औने पौने दाम में बेच दी थी। आज चीनी मिलें बिकती नहीं है। बंद चीनी मिलों को वापस लेकर के फिर से चलाने का काम ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, हमने गन्ना किसानों के उन्नयन के लिए कार्य हो, हर अन्नदाता किसान के लिए उन्नयन का कार्य हो, इस डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने किया है। हम कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन जिन्ना के उपासक जो हैं, इन्होंने गन्ना किसानों को भी ठगा है और हर किसान की शोषण, युवाओं का शोषण, किसानों का शोषण, माताओं और बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य, व्यापारी और उद्यमियों को भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए इन्होंने मजबूर किया। दुष्परिणाम हमारे सामने था। हमारा प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आ गया। आज यह बीमारू राज्य से उभर चुका है। अब विरासत और विकास की एक अद्भुत समन्वय यूपी के अंदर है और भविष्य की ढेर सारी संभावनाओं को समेटे हुए विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। इस संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं और उस अभियान में आपके आशीर्वाद की आवश्यकता मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों को है और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, ये तो केवल 2 विधानसभाओं की एक छोटी सी झलक है, जो लगभग
650 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज यहां लोकार्पित और शिलान्यास हो रही है। इससे कई गुना परियोजनाएं आपके विधानसभा क्षेत्रों में, जनपदों में लागू की जा चुकी हैं। एक संवाद, समन्वय और समृद्धि के लिए किए जाने वाले प्रयास का एक मॉडल है। उस मॉडल के प्रति आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं। आप अपना आशीर्वाद देते रहिए। आपको सुरक्षा और सुशासन का एक ऐसा मॉडल डबल इंजन की सरकार देगी जिसकी कोई सानी नहीं होगी, जो राम राज्य की अवधारणा को साक्षात उतारता हुआ दिखाई देगा। और वह राम राज्य की अवधारणा आज हम सबको बुलंदशहर से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहनों और भाइयों, इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी बुलंदशहर सदर, सिकंदराबाद के साथ ही अन्य बड़े प्रोजेक्ट जो यहां के पूरे हुए हैं या चल रहे हैं, इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, ये डबल इंजन की सरकार पूरी संवेदना के साथ आपके हितों का संवर्धन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ तैयार है। अच्छे जनप्रतिनिधि आप लोगों ने दिए हैं, ये आपकी आवाज को लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचा करके योजनाओं को लेकर के आ जाते हैं। और इन सभी परियोजनाओं की सौगात आप सबको देते हुए भविष्य के प्रति, बेहतर भविष्य के प्रति, एक बुलंद भविष्य के प्रति आपको आश्वस्त करते हुए मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। और अब बुलंदशहर के निवासियों की ओर से जिला प्रशासन एक सिरामिक पॉटरी का अनुपम उपहार दे रहा है। जिलाधिकारी श्री कुमार हर्ष और पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश प्रताप सिंह जी के द्वारा आप सब की ओर से दिया जा रहा है।